में हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया की 4th यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। आप लोग देख सकते हो 4th यूनिट जो है वो है इकोनॉमी। तो अभी हम इस 4th यूनिट को पढ़ते हैं। तो यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 का जो सबसे मेन टॉपिक है वो है एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी, अ जर्नी फ्रॉम स्टोन एज टू गुप्तास। सो स्टोन एज से गुप्तास तक क्या जर्नी रही है। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू करते हैं। तो इंडिया के पास लॉन्ग और रिच हिस्ट्री है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, जहाँ पे इकोनॉमी में जो इवॉल्व है, मतलब सेंचुरीज से वो इवॉल्व होता जा रहा है। यहाँ पे सिंपल हंटिंग होती थी एंड गैदरिंग होती थी स्टोन एज में, ठीक है। वो लोग, उनका एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जो कि एग्रीकल्चर के लिए था, ट्रेड के लिए था और मैन्युफैक्चरिंग के लिए था गुप्ता पीरियड में। तो अभी हम देखते हैं स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे फर्स्ट चीज़ देखते हैं हम स्टोन एज। तो स्टोन एज जो होती है ना, उसमें लोग हंटर करते थे। उनको अगर खाना या फिर पानी जो भी चाहिए रहता था, उसके लिए वो लोग जाते थे और सिंपल टूल्स का यूज़ करते थे जो कि स्टोन से बने रहते थे, और वो एनिमल्स को हंट करते थे और प्लांट्स को गैदर करते थे। एंड देन हड़प्पन सिविलाइजेशन जो होती है, उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्स्टली तो फ्लरिश हुई थी। ओके, एक मिनट। हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि फ्लरिश हुई थी 250 एंड 1900 बीसी में, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। और यहाँ की जो इकोनॉमी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो बेस्ड है एग्रीकल्चर, ट्रेड में, क्राफ्ट में। और वो लोग ना वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, कॉटन हो गया, सेसम हो गया, ये सब चीज़ की कल्टीवेशन करते थे। और उन्होंने ट्रेड भी किया था। मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन था उनके साथ ट्रेड भी किया था। और इनके पास एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था। सोफिस्टिकेटेड यानी आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, जटिल सिस्टम ऐसा था, ठीक है, जो कि वेट्स एंड मेजर के लिए था। इसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड न्यू ऑक्यूपेशन। सो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड न्यू ऑक्यूपेशन में हम सबसे पहले वैदिक पीरियड देखते हैं। तो वैदिक पीरियड में 1500 टू 500 बीसी में चला था। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर जो हो गया था ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। वहाँ पे आयरन टूल जो हो गए थे वो इंट्रोड्यूस हो चुके थे, जो कि फार्मिंग को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना दिए थे। नई नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हो गई थी जैसे कि राइस। इसके बाद हम न्यू ऑक्यूपेशन, मतलब लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने लगी थी ऑक्यूपेशन के लिए। जैसे ही एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा तो न्यू ऑक्यूपेशन इमर्ज होने लगा, जैसे कि ब्लैक स्मिथ बन सकते थे वो लोग, कारपेंटर बन सकते थे, पॉटर्स बन सकते थे, वीवर्स बन सकते थे। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, एंड कारपेंटर्स तो आप जानते हो, पॉटर्स एंड वीवर्स। वीवर्स आई थिंक जो कपड़े बुनते हैं ना, उनको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे जो ये पीपल्स थे ना, इन्होंने बहुत सारे गिल्ड्स बना के रखे थे, जो कि एसोसिएशन थे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे ट्रेड में, सेम ट्रेड में। इसके बाद इसमें ग्रोथ ऑफ राइटिंग हुई थी, जैसे कि इंदस स्क्रिप्ट। इंदस स्क्रिप्ट जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक राइटिंग सिस्टम हुआ करता था, जो कि अभी भी डेसिफर्ड नहीं है, यानी कि अभी भी उस चीज़ को पढ़ा नहीं गया है, अभी भी उस चीज़ को समझा नहीं गया है, इतने इंदस स्क्रिप्ट है। एंड वैदिक स्क्रिप्ट में देखा जाए तो वैदिक पीरियड जो है ना, उन्होंने डेवलपमेंट वैदिक संस्कृत का किया है। एंड यहाँ पे रिलीजियस टेक्स्ट थे, धार्मिक टेक्स्ट थे, ठीक है। इसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स देखते हैं। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड ऐसा ट्रेड होता है जो कि किस नेटवर्क से ज़्यादा, मतलब रोड या फिर रिवर, इन सब का यूज़ होके वो ट्रेड हुआ जा रहा है। कुछ भी सामान जो है वो सिर्फ रोड एंड रिवर का यूज़ करके पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए ना बुलक्स, कार्ट्स का यूज़ किया जाता था, बोट्स का यूज़ किया जाता था, पैक एनिमल्स का यूज़ किया जाता था। इसके बाद हम एक्सटर्नल ट्रेड देखें। एक्सटर्नल ट्रेड जो होता है ना, एक ऐसा ट्रेड है जो कि दूसरी कंट्रीज से हो रहा है, जैसे कि रोम, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें दूसरी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और जो ये सी एंड लैंड से ये ट्रेड किया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं इंडो रोमन ट्रेड। तो इंडिया ने बहुत सारे स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स जो है वो रोम को मतलब एक्सपोर्ट किए थे। और इन रिटर्न जो रोम ने थे ना, उन्होंने भी वहाँ पे भी इंपोर्ट किया गया था इंडियन गुड्स को, जैसे कि पेपर, सिनामन एंड पील्स को। इसके बाद देखा जाए मैरीटाइम ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया। मैरीटाइम यानी कि समुद्री ट्रेड, ठीक है। तो इसमें साउथ इंडिया जो होता है ना, उसके पास लॉन्ग कोस्ट लाइन रहती है। इन्होंने वेल सूटेड मैरीटाइम ट्रेड बना दिया, जो कि बहुत एक्सटेंसिव मैरीटाइम ट्रेड था। चोलास, पांड्यास एंड चेरास जो थे ना, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम हुआ करते थे साउथ इंडिया में, और जो कि एक्सटेंसिव मैरीटाइम ट्रेड को इंगेज किए थे। इसके बाद हम देखते हैं टेम्पल इकोनॉमी।
टेम्पल इकोनॉमी में आते हैं गाइस टेम्पल्स, टेम्पल लैंड्स एंड टेम्पल बैंक्स। तो टेम्पल्स देखते हैं। टेम्पल्स जो है ना उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अपनी इंडियन इकोनॉमी में, जो कि सिर्फ हमारी वर्शिप करने के लिए प्लेसेस नहीं थी बट हमारे सेंटर ऑफ लर्निंग, आर्ट एंड कॉमर्स के लिए भी ये प्लेसेस थी। इसके बाद हम देखते हैं टेम्पल लैंड्स, ये भी रेवेन्यू लिया जाता था, ये टेम्पल्स को सपोर्ट करने के लिए रेवेन्यू लिया जाता था। इसके बाद देखते हैं गाइस टेम्पल बैंक्स। तो टेम्पल बैंक्स जो होते थे वो बैंक के जैसे फंक्शन करते थे, वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते थे और लोन देते थे लोगों को, ठीक है। इसके बाद लैंड ऑनरशिप, अर्थशास्त्र एंड मॉडर्न रिलेवेंस। सो लैंड ऑनरशिप देखते हैं तो लैंड ऑनरशिप में आता है लैंड ग्रांट्स। तो लैंड ग्रांट्स जो है ना वो एक कॉमन प्रैक्टिस है एंशियंट इंडिया में। किंग जो है उसके लिए रिवार्ड करते थे लॉयल सब्जेक्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और ऑफिशियल्स जो कि ग्रांट्स ऑफ लैंड के लिए होते थे। दिस ग्रांट्स कुड बी हेरिडिटरी और टेम्परेरी भी हो सकते थे। इसके बाद गाइस हम देखते हैं प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, तो प्रॉपर्टी राइट्स जो होती थी ना वो एक वर्स वेल इस्टेब्लिश्ड इन एंशियंट इंडिया, बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश थी। यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल अपना घर, अपना लैंड, ये सबको, ये सारी अदर प्रॉपर्टीज़ को खुद ही ओन कर सकता था। और किंग जो थे वो कंसिडर किए जाते थे कि उनके पास बहुत ज़्यादा अल्टीमेट ऑनर है सारी जितनी भी लैंड है यहाँ पे, और वो किसी भी लैंड पे टैक्स लगा सकते थे, ठीक है। इसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखते हैं। तो जो स्टेट होता था वो कलेक्ट करता था रेवेन्यू अलग अलग सिस्टम से। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, इस सिस्टम में जो चीज़ें इंक्लूडेड है हम उनको जानते हैं। फर्स्ट चीज़ है शेयर क्रॉपिंग। तो शेयर क्रॉपिंग मैं आप लोगों को ऐसे समझाती हूँ कि शेयर क्रॉपिंग होता है जिसमें मान लो जो ऑनर है, लैंड ऑनर है, उसने अपनी लैंड किसी फार्मर को दे दी। उसने बोला कि तुम जितना भी कल्टीवेट करो उसमें तुम फार्मिंग करो जैसे तुम्हें करना है, लेकिन उसको तुम शेयर दो। जो लैंड ऑनर है उसे तुम शेयर दो, जो भी तुम्हारी उपज होती है उसकी तुम शेयर उस लैंड ऑनर को दो, ठीक है। पूरी नहीं, उसका थोड़ा सा शेयर दो, ठीक है। कुछ हिस्सा डिसाइडेड रहता है, उतना उसको देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा अभी भी बहुत जगह होता है कि अपनी लैंड वो लोग फार्मर्स को दे देते हैं एंड वो लोग उस पर पूरा अपना क्रॉप लगा के उस पर जो भी उपज होता है, जो भी उनका पैसा मिलता है जितना भी, तो उसका जो एक हिस्सा रहता है वो उनको पे करते हैं जो लैंड ऑनर होते हैं। इसके बाद हम क्रॉप शेयरिंग देखें तो जो स्टेट होता है ना वो शेयर ऑफ क्रॉप लेता है सीधा फार्मर से डायरेक्टली। इसके बाद फिक्स्ड रेंट। फिक्स्ड रेंट यानी कि फार्मर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट स्टेट को देना पड़ता था। ये बिना सोचे, रिगार्डलेस ऑफ क्रॉप, कितनी उपज तुम्हारी हो रही है नहीं हो रही है, इससे बिल्कुल मतलब ना रख के तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता था। इसके बाद है टैक्स फार्मिंग। टैक्स फार्मिंग जो स्टेट जो होता था जिसमें वो टैक्स कलेक्ट करके हाईएस्ट बिडर यानी कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बोली लगाता था उसको देते थे। और इसके बाद है अर्थशास्त्र। एज यू ऑल नो, अर्थशास्त्र जो है वो एक एंशियंट इंडियन ट्रिटाइस यानी कि एक एंशियंट इंडियन ग्रंथ है जो कि जिसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ हैं। और ये किसने लिखा है? ये लिखे हैं कौटिल्य जी ने, जो कि हम इनको जानते हैं बहुत अच्छे से, जो कि चाणक्य जी के नाम से जाने जाते हैं। और एज यू ऑल नो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज चल रहा था एंड चाणक्य थे उस टाइम पे, है ना। सो ये 4th सेंचुरी BC में था। और अर्थशास्त्र जो है ना वो वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, जो कि इकोनॉमिक मैटर, टैक्सेशन, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ों के लिए रहती हैं। इसके बाद हम क्रिटिसिज्म देखते हैं। तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था जो अर्थशास्त्र है उसको एम्फेसिस करते थे। जो भी इकोनॉमिक क्राइम रहता था उसमें हार्श पनिशमेंट वगैरह देते थे। और जो कुछ हैं अदर, वो आर्ग्यू करते थे कि जो अर्थशास्त्र है वो एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जो कि हमारे एंशिएंट इंडियन इकोनॉमिक थॉट के लिए है। इसके बाद हम देखते हैं रेलेवेंस इन मॉडर्न इंडिया। तो बहुत सारे स्पेसिफिक पॉलिसीज़ जो कि थी वो अर्थशास्त्र में अभी रेलेवेंट नहीं है, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट के जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अर्थशास्त्र है उसने हमें इम्पॉर्टेंस बताया कि टैक्सेशन, एफिशिएंट टैक्सेशन कैसे लें, साउंड पब्लिक फाइनेंस और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट को कैसे इस्टेब्लिश करें। तो ये जितने भी प्रिंसिपल हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे, ठीक है। तो गाइस हमने अभी आईटेप की फर्स्ट सेमेस्टर की
4th यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे और उस पे ये जो इसके नोट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे, तो आप उससे इसको पढ़ सकते हैं और अच्छे से। थैंक यू ITPians, सो थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय बाय।